देश का किसान तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड या फिर मूसलाधार बारिश, फिर भी वह देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए सदियों से बिना रुके बिना झुके कृषि कार्य रूपी तपस्या को करता चला रहा है और उनके त्याग और तपस्या के मर्म को अच्छी तरह से समझा सिर्फ हमारे देश के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने, जिन्होंने जीवन भर बिना स्वार्थ और पूरी ईमानदारी से किसानों के हितों के लिए काम किया, जिनका आज जन्मदिन है और उनकी याद में उनके जन्मदिन को हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में अन्नदाता लेकर आया है किसानों के लिए खास प्रस्तुति। त्याग एवं तपस्या का दूसरा नाम है किसान, जो अपने जीवन भर अन्न उपजाने के लिए तपस्या करता है। चाहे तपती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तब भी इसकी साधना कोई तोड़ नहीं पाता, ताकि अपने कर्तव्य का पालन कर ये सबका पेट भर सके। भारतीय किसानों की कृषि ही उसकी शक्ति है तथा वही उसकी भक्ति है। इसलिए ही अपने देशवासियों को भरपूर अन्न, फल, साग सब्जी मिल रहा है। लेकिन बदले में किसान को उनका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक उनका जीवन अभाव में ही गुजरा है। इस दर्द को समझा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ जिले के किसान परिवार में हुआ एवं वो खुद भी किसान थे। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह की मेहनत के कारण जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में पारित हो सका। इस विधेयक ने सदियों से खेत में खून बहाने वाले किसानों को जीने का मौका दिया। इसलिए देश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने देश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया तथा किसान समस्या को देश की समस्या मानकर एक आंदोलन स्तर पर जीवन पर्यंत जुटे रहे। उनमें देश के प्रति वफादारी का भाव था तथा दूसरी ओर कृषकों के सच्चे शुभचिंतक थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह की याद में उनके जन्मदिन को हर वर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उनके जन्मदिन पर सोचने की जरूरत है कि किसानों के उत्थान के लिए कितने आंदोलन चले और अभी तक चल रही हैं, लेकिन इस मुहिम में कितने किसानों का उत्थान हो पाया है। इस किसान दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, 23 दिसंबर किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती है। चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित था। किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो सपने चौधरी साहब ने देखे थे, जो अटल जी का सपना था, और फिर स्वामीनाथन जी ने भी जितनी सिफारिशें की थी, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किसानों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया, उसका क्रियान्वयन किया। और ये जो किसान हैं देश के, यदि शुरू से ही उत्पादन के साथ साथ आय केंद्रित योजनाओं का निर्माण किया गया होता, या स्वामीनाथन जी ने जो सुझाव दिए थे उनका क्रियान्वयन किया होता, तो आज विसंगतियां दिखाई नहीं देती। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जो अन्नदाता है वो हमारी तमाम योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और एक सप्ताह तक 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जय जवान जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन पूरे देश में हम करते हैं, मोदी सरकार जब से आई है, ताकि नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी किसानों का हो और किसान कल्याण की जितनी हमारी योजनाएं चल रही है उसके प्रति भी जागरूकता बढ़े। और मुझे खुशी है कि इस 4 वर्ष के अंदर कृषि मंत्रालय का नाम तो लोग जरूर सुनते थे, लेकिन इसके वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी नहीं थी, या उत्पादन केंद्रित योजनाएं थी। अब आय केंद्रित योजनाएं, फिर उसका प्रचार, और इसमें अन्नदाता की बड़ी भूमिका होती है। अन्नदाता का कार्यक्रम न्यूज़ 18 के अंदर जो सुबह सुबह आता है, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए एक पाठशाला का काम करता है। और अधिकतर किसान सुबह में इसको देखते हैं और नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रदर्शन करें, उन्नत कृषि कैसे करें,
इसकी बहुत सारी जानकारी न्यूज़ 18 के अन्नदाता कार्यक्रम में किसानों को मिलती है। मैं अन्नदाता के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत सरकार का ये निर्देशन है। कृषि जो हमारा कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा पिछले 2002 से ये किसान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस आयोजित करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो कि प्रधानमंत्री थे, उनका जो है जन्मदिन है और उन्होंने जय किसान के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और किसानों के ही वो मसीहा माने जाते थे, किसानों के ही नेता बनने से और अपने प्रधानमंत्री काल से लेकर के जब तक वो रहे उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। तो उनके सम्मान में 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे भारत सरकार का आदेश है कि इसको किसान दिवस के रूप में पूरे देश में, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो फसल पर हों, चाहे उद्यान पर, चाहे पशुपालन पर, चाहे अन्य चीज़ों पर हो, सबको ये आयोजित करना है। साथ ही साथ देश के जितने भी कृषि विभाग हैं, प्रादेशिक कृषि विभाग हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसान दिवस मनाना ही तो अच्छी बात है, साथ ही साथ जो हमारे अच्छे किसान काम कर रहे हैं देश में, जो कि इनोवेटिव तमाम ऐसी तकनीकें विकसित किए हैं कि तमाम उनके संसाधन में जा कर के अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ साथ किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इसको किसान सम्मान दिवस भी बोला जाता है, जिसमें कि किसानों को सम्मानित करने का भी प्राविधान है। तो चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन जितने भी संस्थान हैं या राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विभाग हैं, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाई का मतलब उसमें हमारे अच्छे किसान भी हैं, हमारे जो कृषक महिलाएं हैं जिनकी की लगभग 60% भागीदारी खेती और पशुपालन में है, और हमारे जो नवयुवक हैं जो पढ़ लिख करके भी खेती में जुड़े हुए हैं और नवाचार दिन पर दिन जो है प्रगति के पथ पर बना रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने का प्राविधान है। उसी कड़ी में जो है ये किसान दिवस और किसान सम्मान दिवस का आयोजन, और इसका जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोग किसान भाई आएंगे और बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के अधिकारी पदाधिकारी के साथ साथ किसानों को सम्मानित किया जाएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है। उनका एक ही लक्ष्य था कि हमारा किसान, हमारा देश का किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, उत्पादन अधिक बढ़ाए। आज किसान दिवस पर किसान भाइयों को किसान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। किसान दिवस पर हम यही आशा करते हैं कि आप लोग खुशहाल रहें और आप लोग अपनी उन्नत कृषि विधियों को अपनाकर अपने कृषि में उत्पादन को बढ़ाएं। गेहूं की फसल बुआई के अनुसार बंटवार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो गेहूं की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। देखिए किसान भाइयों, इस समय जो गेहूं की बुआई जिन किसान भाइयों ने कर दी है, उनको इस समय क्या क्या सस्य क्रियाएं करनी है जिससे कि हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। जैसे सबसे पहली बात आती है कि जिन किसान भाइयों ने बुआई कर दी है और बुआई करने के बाद में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20 से 25 दिन की फसल हो चुकी है और कहीं कहीं 1 माह की फसल भी होने को है, तो सिंचाई की बात आती है। पहली सिंचाई जो करते हैं
21 से 25 दिन के बीच में हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसका जो है असर काफ़ी अच्छा मिलता है, हमें उत्पादन भी अधिक मिलता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें सिंचाई भूमि की किस्म और फसल की अवस्था के आधार पर समय पर करना काफी लाभकारी पाया गया, जिसमें प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिनों पर करें। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों की अवस्था पर करें। चौथी सिंचाई गेहूं की बुआई के 80 से 85 दिनों पर करनी चाहिए। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए और अंतिम सिंचाई गेहूं की फसल में 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। यदि किसान भाई इन सिंचाइयों को सही समय व विधि से करेंगे तो उन्हें गेहूं की फसल से भरपूर पैदावार मिलेगी। हम देखते हैं कि हमारी जो गेहूं है, गेहूं में खरपतवार जो है हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और विशेष रूप से इसमें जो नुकसान पहुंचाते हैं उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं और कहीं कहीं जहां नहरी क्षेत्र हैं या जहां पर लगातार जो है हम गेहूं के बाद गेहूं ही ले रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमें जो है ये फेलरिस माइनर जो गेहूं का मामा है ये भी काफ़ी संख्या में हमें देखने जो धान गेहूं फसल चक्र है वहाँ पर तो हमें देखने को मिला है और ये काफ़ी नुकसानदायक है। तो हमें जो खरपतवारों का प्रबंधन करना है उसके लिए हम यांत्रिक विधि से भी कर सकते हैं, जैसे हम खुरपी से निदाई कर दें, लेकिन खुरपी से क्योंकि हम श्रमिक हमारे पास उपलब्धता कम है तो श्रमिकों द्वारा निदाई करना संभव नहीं है। तो आजकल जो है बहुत ही हमारे जो रासायनिक विधि से हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं वो काफ़ी सस्ती और अच्छी रहती है, प्रभावकारी भी है। जैसे इसमें आजकल मैट सल्फ्यूरॉन दवा आती है, उसकी 8 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल करके और प्रति एकड़ की दर से जो हम छिड़काव कर दें तो इससे क्या है कि जितने भी हमारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, चाहे जंगली पालक है या बथुआ है या खरबथुआ है या अन्य कोई खरपतवार है, वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। और इसमें जो छिड़काव जो करना है हमको पहली सिंचाई के बाद में 30 से 35 दिन की अवस्था तक हमको छिड़काव करना है। तो इस तरह से हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और जहाँ सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो हम एक बहुत पुरानी दवा जो सल्फोसल्फ्रोन दवा आती है उसकी 13.5 ग्राम दवा यानी कि 10 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम जो है इसको 200 लीटर पानी में मिलाएं और उसके बाद में हम छिड़काव कर दें। अच्छा, इसको छिड़काव करते समय आपको ये सावधानी बरतना है कि हम जो है कोई भी गेहूं की दवा छिड़काव कर रहे हैं पहली सिंचाई के बाद में 30 से 35 दिन की अवस्था पर छिड़काव करना है। और तीसरा जो काम करना है, क्योंकि हम जो है जब गेहूं की बोनी करते हैं तो हम 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं, जिसमें कि डीएपी और जो हमारा जो फास्फोरस है और पोटास है वो हम बुआई के समय पर प्रयोग करते हैं और 50% जो नत्रजन है उसको बुआई के समय पर प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आधा नत्रजन जो हमारा बचा है, जो डालने के लिए अभी आधा बचा हुआ है, उसकी जो है 2 बार में पहली सिंचाई के बाद में और दूसरी सिंचाई के बाद में यूरिया के माध्यम से टॉप ड्रेसिंग कर दें तो हमारा जो है ये जो पौधे का विकास जो अच्छा होगा। और कहीं कहीं हमें ये भी देखने को मिला है कि जहाँ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किसान भाइयों ने बुआई के समय पर नहीं किया है वहाँ पर पौधे जो है पीले पड़ रहे हैं, हम यूरिया की मात्रा भी दे रहे हैं उसके बाद भी पीले पड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमको ये देखना है कि अगर जिंक की कमी है तो जिंक की कमी के लिए हमें जो है जिंक का जो है जिंक सल्फेट जो आती है उसका स्प्रे करना है 2% यूरिया के साथ। 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया घोल लें और आधा किलो जिंक सल्फेट मिला करके छिड़काव कर देंगे। तो जहाँ जिंक की कमी है वहाँ पर जिंक सल्फेट का जो छिड़काव कर देंगे तो निश्चित रूप से जो कमी होगी वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जिंक की कमी से क्या पौधे पीले पड़ जाते हैं और बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो जो कमी है वो दूर हो जाती है और हमारा पौधा बढ़ जाता है और जिससे कि हमारा उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो किसान भाई जो है इन तकनीक का इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम श्यामगढ़, जिला गंगानगर के राजीव प्रताप ने। आपने भेड़ों में आने वाली समस्याएं और उनके समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
आज मैं आपको भेड़ों में होने वाली जो मुख्य बीमारियां हैं जो हमें बहुत ही हानि पहुंचाती हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा। इंट्रोटॉक्सिमिया जो कि बहुत ही घातक प्राणलेवा बीमारी है, जिसे हम फड़किया के नाम से जानते हैं। फड़किया जो है, फड़किया का बैक्टीरिया होता है, वो सामान्य रूप से जो भेड़ होती है उसकी आंत में रहता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि वो साधारणतया बीमारी पैदा नहीं करता है। लेकिन अगर बीमारी की परिस्थितियां आती हैं हल्की सी, अगर हम टीकाकरण नहीं करवाते हैं उसका, तो भेड़ में वो बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। भेड़ें उस हरी ग्रास को ज़्यादा मात्रा में खाती हैं तो जो ये बैक्टीरिया भेड़ की जो आंत में होता है वो ग्रोथ कर जाता है, वृद्धि कर जाता है, और इतनी मात्रा के अंदर एक विषाक्त पैदा करता है जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, वो भेड़ों को मार देता है। और कभी कभी तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है कि भेड़ में कोई लक्षण आते ही नहीं हैं, बगैर लक्षण आए ही भेड़ मर जाती हैं। शाम को हम भेड़ों को चरा के लेके आते हैं और सुबह हम देखते हैं कि हमारी सारी भेड़ें मर गई, हमें पता ही नहीं लगता है मरी कैसे हैं वो। तो साधारणतया वो फड़किया से मरती हैं। फड़किया रोग मुख्य रूप से छोटे जो अपने मेमने होते हैं दूध पीने वाले, 3 सप्ताह के बाद में उनमें ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने का कारण ये होता है उनमें कि वो कभी कभी दूध ज़्यादा पी जाते हैं। कुछ भेड़ों में दूध ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूध पी गए तो कुछ मात्रा में तो बैक्टीरिया आंत में था ही, वो ज़्यादा डेवलप हो गया। जो बच्चा 2 घंटे में मर गया उसमें किसी प्रकार के रोग के लक्षण नहीं आएंगे, सिर्फ आपको दिखाई देगा तो हल्का फुल्का हरे कलर का दस्त दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात ये होती है कि ये बीमारी जो बहुत ही मोटे ताज़ा हमारे जो मेमने होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। जो कमज़ोर मेमना होता है उसमें सामान्यतः ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि कमज़ोर मेमना वैसे ही कम खाता है, कम खाने से बीमारी नहीं होती है। इसलिए हमें फड़किया का टीकाकरण साल में 2 बार करवाना चाहिए। कब करवाना चाहिए? जब भेड़ों को अधिक मात्रा में भोजन मिलता है, और भेड़ों को अधिक मात्रा में भोजन साल में 2 बार मिलता है। एक तो बारिश होती है तब, मतलब अगस्त सितंबर के आसपास मिलता है, और एक बार जब हम दाना निकालते हैं तब। दाना निकालने के बाद में जब हमारे खेतों के अंदर हल्का फुल्का दाना जो रह जाता है भेड़ें उनको खा जाती हैं, तो उनसे भी वो बीमारी हो जाती है अप्रैल मार्च में। इसलिए टीकाकरण जो है फरवरी मार्च में और जुलाई अगस्त में करवाना चाहिए। जब भी आप टीकाकरण करवाओ तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखो कि आपकी भेड़ों पे जो टीका लगाया जा रहा है उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। मतलब वेटनरी डॉक्टर जो टीका लगाने के लिए आए वो टीका निकाले तो उसमें बर्फ़ की सिल्ली होनी चाहिए। पीपीआर या ओरी जो है एक वायरस जनित रोग है जो 7 दिन तक रहता है। 7 दिन के बाद ये अपने आप चला जाता है, लेकिन जाने से पहले ये इतना नुकसान कर देता है भेड़ को कि भेड़ की आगामी 1-2 साल तक प्रजनन क्षमता, उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। पीपीआर आपके रेवड़ में आई, इसका आपको पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए आपको पीपीआर के जो लक्षण हैं उनका पता होना चाहिए। पीपीआर के लक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दस्त, डायरिया। पीपीआर अगर आ जाता है तो डायरिया होता है, साथ में स्किन्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर हल्के हल्के घाव से भी हो जाते हैं, जबड़े होते हैं उन पे भी घाव हो जाते हैं। इसलिए पीपीआर का बचाव केवल और केवल टीकाकरण ही है। पीपीआर का टीकाकरण जो है हम 3 साल में 1 बार करते हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे ही हमारा जो बच्चा है वो 3 से 4 महीने का होता है, उसी टाइम पे उनको पीपीआर से उनका टीकाकरण कर दो। तो 3 साल तक आपको पीपीआर का टीकाकरण करने की उस मेमने में या उस भेड़ में आवश्यकता ही नहीं है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो होती है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने की, क्योंकि हमारा रेवड़ है, आज हमने उनका टीकाकरण कर दिया तो उस भेड़ का टीकाकरण फिर 3 साल बाद होना है। पीपीआर के बचाव के लिए टीकाकरण या तो आप मार्च अप्रैल में लगा लें, साल में किसी भी महीने में आप पीपीआर का टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है कि आप कैलेंडर के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके बच्चे आ रहे हैं ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से, फरवरी मार्च में या फिर अगस्त सितंबर में, उस हिसाब से खुद अपने टीकाकरण का समय निर्धारित कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। अधिक उत्पादन के लिए चना की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।